जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। आज के इस लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एक तरह का रिवीजन सेशन है क्योंकि हम बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन तक हमने कल कवर करा था। क्वेश्चन नंबर 17 इज Which of these is a suitable example of ex-situ conservation? तो ex-situ conservation की कौन सी suitable example है हमें बतानी है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैक्रेड ग्रूव्स और सीड बैंक। तो पहले आप खुद ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताया करो कि कितने क्वेश्चन टोटल थे, उसमें से कितने आपके ठीक हुए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि दैट यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द सेशन। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होती है? देखो, दो तरह की कंजर्वेशन के मेथड होते हैं। कंजर्वेशन होता है प्रोटेक्ट करना किसी चीज को, एक होता है इन सिटू। इन सिटू का मतलब होता है जहां पर कोई चीज है वहीं पर उसको प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक जंगल है, वहां के हमने फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, हम उस जंगल को कवर कर दें, लोगों को अंदर ना जाने दें, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। बट अगर सपोज करो एक वाइल्ड लाइफ है, एक सपोज करो टाइगर है, उसको हमने एक जंगल से निकाला और जू में रख दिया, कैप्टिव जगह पे रख लिया और फिर उसको प्रोटेक्ट किया, कंजर्व किया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के उसको कंजर्व करना। तो इसकी एग्जांपल क्या है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैक्रेड ग्रूव्स और सीड बैंक। तो इसकी एग्जांपल है सीड बैंक। सीड बैंक एक तरह का एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स की हेल्प से क्या किया जाता है? सीड्स को, डिफरेंट प्लांट के सीड्स को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व किया जाता है, उसको बहुत कम टेम्परेचर में रखा जाता है जिससे वो खराब नहीं होते हैं। तो ये एक तरह के इन सिटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क इन सिटू कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं कुछ ऐसे जंगल का एरिया या कुछ वाइल्ड लाइफ है जो हमारी रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसको उसी जगह में प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज देखी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कांतारा मूवी आई थी ना, कांतारा मूवी जो एक ब्लॉकबस्टर रही है मूवी, उस मूवी में ये बताया गया था कि एक वो जंगल का एरिया है, उसको मतलब प्रोटेक्ट करते हैं जो वहां की ट्राइब है। तो कांतारा मूवी में बताया गया दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्रेड ग्रुप, क्योंकि वो जंगल उनके लिए बहुत मान्यता रखता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। वेयर वन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इनमें से कौन सी जगह पे सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है अर्थ की? ठीक है, तो देखो आपको पता होगा लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं किसी जगह को। लंग्स ऑफ अर्थ मतलब हमारी अर्थ के लंग्स। लंग्स क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना, हमारे लंग्स ऑक्सीजन को ही रिसीव करते हैं। तो ऑक्सीजन अर्थ का लंग कहा जाता है किसको? आपको पता है अमेजोन के फॉरेस्ट में। ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में, इनको बोला जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है प्लांट्स की, और सबसे ज्यादा वहीं पर इन्हीं फॉरेस्ट में कार्बन सिंक होता है और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड किया जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। इसका रीजन क्या है? रीजन इज दैट, पहले तो अगर हम बात करें अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, तो ये साउथ अमेरिका में आता है और ये ऐसा क्लाइमेट है जहां पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और ये कैंसर के आसपास ही है, तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमने बताना है इनमें से कौन सा है, उसकी एग्जांपल देनी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? मैंने कल के लेक्चर में बताया था। नॉर्मन मेयर ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट दिया था। किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने। ये चीज आपने याद रखनी है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? देखो, कुछ ऐसे रीजन है उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है अगर वो दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। क्या दो क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया ये कि एटलीस्ट 1500 प्लांट की स्पीशीज जो है, वस्कुलर प्लांट की स्पीशीज हैं, वो एंडेमिक होनी चाहिए। एंडेमिक मतलब वहां की ओरिजिनल होनी चाहिए, उधर की नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि बाहर से एलियन ला के एलियन स्पीशीज वहां पे लगाई गई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां की एंडेमिक होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और सेकंड है कि वहां की 30% जो है स्पीशीज जो है वो थ्रेटेंड कैटेगरी में होनी चाहिए, मतलब उनको खतरा है एक्सटिंक्शन से। ठीक है, तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो जगह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो अगर हम बात करें टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में? 36। इंडिया में कितने हैं? 4। ये चीज आपने याद रखनी है। अब इनमें से कौन सा है? गंगेटिक प्लेन्स, सुंदरबांस, ईस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न घाट? इसमें से वेस्टर्न घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। तो 4 हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मैंने पिछले अपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर्स में ये बताया भी हुआ है। उसमें से कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले हिमालयाज आ जाते हैं। ठीक है, हिमालयाज आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें, एक तो वेस्टर्न घाट्स आगे, ये अभी आपने देखा वेस्टर्न घाट। देन इंडो बर्मा रीजन, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है और म्यांमार वाला रीजन जो है, इंडो बर्मा रीजन जो है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सुंडालैंड आ जाता है। सुंडालैंड में क्या है? देखो, ये जो सिंगापुर और मलेशिया ये वाला रीजन है ना, और प्लस
इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया वाला रीजन, ये भी किसका पार्ट है, ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है इंडिया का, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स नहीं है, ग्रुव्स है। सैक्रेड ग्रुव्स जो है मैंने अभी बताया, सैक्रेड ग्रुव्स क्या होते हैं, कोई फॉरेस्ट या कोई वाइल्ड लाइफ वाला एरिया जिसकी कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, आर यूजफुल इन, वो किस चीज में सैक्रेड ग्रुव्स जो है वो बहुत यूजफुल है हमारे लिए, आपने ये बताना है। देखो सबसे पहले प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन को खत्म करने में, कंजर्व करने में इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीशीज को, स्प्रेड करने में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को फैलाने में, और इंश्योरिंग द सस्टेनेबल फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, के पानी जो है वो रिवर्स में सस्टेनेबली फ्लो होता रहे। तो सैक्रेड ग्रुव्स कहाँ पर उनकी क्या यूजफुलनेस है कि ये कंजर्व करते हैं हमारी इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज को कंजर्व करने में सैक्रेड ग्रुव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये चीज आपने याद रखें। देखो क्या, देखो कई, ध्यान से सुना, कुछ प्लांट या एनिमल स्पीशीज हैं, उन स्पीशीज को रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कौ है, उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस, तो उसको सभी प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही रीजन है सैक्रेड ग्रुव्स का कि इसकी वजह से कंजर्वेशन की जो है वो प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाती है, कंजर्व हो जाती है हमारी इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है आर्ट एंड कल्चर में भी। देखो यूनेस्को ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट निकालता है। इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, 40, आपने याद रखना है, जिसमें से 32 कल्चरल साइट्स हैं, ध्यान से सुनना, 32 कल्चरल साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट, मैंने इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में कवर करी हुई, यहाँ पर हम वापस नहीं देखेंगे। 7 जो है वो नेचुरल हैं, 7 नेचुरल हैं, और एक जो है वो मिक्स्ड है, एक जो है मिक्स्ड बहुत बार एग्जाम में पूछता है, एक मिक्स्ड है, वो कौन सी है, कंचनजुंगा, कौन सी है, कंचनजुंगा जो है वो मिक्स्ड वाली साइट है। 7 नेचुरल हैं, तो वही पूछा है कि इनमें से कौन सी वो नेचुरल हेरिटेज साइट है, मतलब ये 7 में से कोई एक है। नामदफा नेशनल पार्क, डचिंगम नेशनल पार्क, क्यूलेडियो घना नेशनल पार्क और बांडीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका क्या है, क्यूलेडियो घना जो नेशनल पार्क है, ये जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, नेचुरल वाली कैटेगरी में। बाकी भी देख लेते हैं, एक तो क्यूलेडियो आ गया, एक काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, आप सबको पता है काजीरंगा आसाम वाला, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद हमारे पास एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन जो रीजन है नेशनल पार्क है वो भी आ जाता है। फिर मानस नेशनल पार्क, ये भी किस में आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। नंदा देवी उत्तराखंड में, आपको पता है नंदा देवी, और वैली ऑफ फ्लावर जहां पर है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, ये भी आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास सुंदरबंस का एरिया जो है, सुंदरबन का नेशनल पार्क वो भी आ जाता है, और वेस्टर्न घाट्स का रीजन भी आ जाता है। तो कौन कौन से हमारे नेचुरल साइट्स हैं, ये 7 कौन कौन सी नेचुरल साइट्स हैं, एक बार आप लिख लो। एक सबसे पहले ग्रेट हिमालयन, सेकंड इज काजीरंगा, फिर क्यूलेडियो जो इस क्वेश्चन का आंसर था, देन मानस नेशनल पार्क, फिर नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, फिर सुंदरबन नेशनल पार्क और वेस्टर्न घाट्स जो है, ये सारे किस में आते हैं, ये 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स में आते हैं यूनेस्को की, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चिपको मूवमेंट वाज स्ट्रेंथन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, चिपको मूवमेंट क्या थी, देखो सुंदरलाल बहुगुणा इनका नाम आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी, इसमें क्या था कि जो उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने पेड़ को वो हक कर लिया था ताकि वो पेड़ कटे ना। ठीक है, दैट इज नोन एज चिपको मूवमेंट। तो सुंदरलाल बहुगुणा का इनका नाम है, इनको पद्म विभूषण के साथ भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपने याद रखना, हमारा जो 2nd नंबर पे सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, उसके साथ भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट करी थी यूपी के चमोली डिस्ट्रिक्ट, पहले ये यूपी में होती थी। ठीक है, जब ये मूवमेंट चली थी ना, तब चमोली डिस्ट्रिक्ट किस में आती थी, यूपी में आती थी, बट एट प्रेजेंट चमोली डिस्ट्रिक्ट किस में है, आपको कोई पूछे उत्तराखंड में, किस में है, उत्तराखंड में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, देखो ये मूवमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिश्नोई मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी, अमृता देवी ने स्टार्ट करी थी। साइलेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है केरला में, आपको पता है वो एक केरला शास्त्र संहिता परिषद है, उन्होंने स्टार्ट करी थी। तो ये कुछ पूछे जाते हैं। अपिको मूवमेंट है वो किसने स्टार्ट करी थी, तो आप एक काम करना, टेलीग्राम ग्रुप में मुझे ना एक मैसेज कर देना लेक्चर देखने के बाद कि सर मतलब आप वो शेयर कर दो, एक फोटोग्राफ या मैं कुछ भी कंटेंट आपको शेयर कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होंगी इन्वायरमेंट रिलेटेड, और किसने स्टार्ट करी है उसकी लोकेशन क्या है वो वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम में आप मैसेज कर देना मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस कम अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, तो इनमें से कौन सी प्लेस जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आती है। तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू, जिम कॉर्बेट नहीं आता है, राजा जी भी नहीं आता है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है नेचुरल कैटेगरी में। ठीक है, 32 कल्चरल, 7 नेचुरल, एक मिक्स कंचनजुंगा याद रखना और 7 नेचुरल भी देख लेना। कल्चरल तो बहुत ज्यादा है, उसमें से चांसेस कम है पूछने के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू एक्स सिटू आपको पता है, इनमें से आपको बताना है इन सिटू कौन सी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का प्रोग्राम है, ये भी याद रख सकते हो आप। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को, इसका पार्ट है, ठीक है। उसका मैप प्रोग्राम था ना एक, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जू, देखो यार जू इन सिटू थोड़ी है, ये तो एक्स सिटू है ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, नॉट पूछा है ना। जोलॉजिकल पार्क जो है जू है, वहां पर कैप्टिव में रखा जाता है अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर जाके। नेशनल पार्क तो इन सिटू है, सेक्रेट ग्रुप से इन सिटू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which one of the following is an important strategy for the conservation of biodiversity? तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन सी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बनाई गई थी? तो बायोस्फीयर रिजर्व इसका आंसर। देखो मैंने आपको बताया यूनेस्को का मैप प्रोग्राम था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, इसके तहत क्या किया जा रहा था, इसके तहत क्या बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। इसी तरह जो नेशनल पार्क है, देखो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये इंडिया में कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं? याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको WPA एक्ट भी कहते हैं, 1972 में आया था। इंपॉर्टेंट एक्ट, उनकी डेट याद रखना। जैसे वाटर का एक्ट कब आया था? वाटर का एक्ट आया था 1974 में, आई थिंक, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट मुझे लग रहा है 1974 ही है। उसके बाद एयर एक्ट आया था 1981 में, फिर एयर एक्ट में एक और नॉइस पोल्यूशन का एक्ट भी आया था। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च, तो कौन से प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुए वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और मैंने पहले लेक्चर्स में भी अपने ये कवर किया हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप जरूर देखना। 2004-5, 1983, 84, 2013-14 या 1973-74। तो 73-74 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, जैसे स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट, स्नो लेपर्ड था, इंपॉर्टेंट है ये। स्नो लेपर्ड वाला स्टार्ट हुआ था 2009 में, ठीक है, 2009 में आपने याद रखना है। एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट जो है वो 1992 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन आपको पता है हमारा एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन, तो वो 19 गंगा डॉल्फिन जो है 1997 में हुआ था स्टार्ट, ठीक है। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना प्रोजेक्ट हैंगुल कब स्टार्ट हुआ था। देखो आपका यूटी एनिमल है तो इसके लिए पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट हैंगुल जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट एक चीज और मैं बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, वो उसको एडमिनिस्टर करने वाली बॉडी कौन सी है? इसको एडमिनिस्टर करने वाली बॉडी जो है वो NTC है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये डेटा भी निकालते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो टाइगर की पॉपुलेशन, इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना एक बिग सक्सेस है, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन एक टाइम पे बहुत कम हो गई थी। उसके बाद जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, उसमें हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई, जिसको NTCA कहते हैं। अब हम जब पीरियोडिकली डेटा निकालते हैं ना, तो टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है MP में है टाइगर की पॉपुलेशन, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which declaration was signed at United Nations Conference on Environment Development 1992 at Rio de Janeiro, ठीक है, रियो समिट जिसे कहते हैं। रियो समिट जो है इन्वायरमेंट रिलेटेड एक समिट हुई थी, उसमें से इसमें से यहाँ पर कौन सा एजेंडा निकला था, ठीक है, एजेंडा 39, 19, 22, 21। एजेंडा 21 निकला था, याद रखना, ये किसके रिलेटेड था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड। तो याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड एजेंडा 21 है, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो में इसका एजेंडा निकला था, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर और भी क्या चीजें निकली थी, एक बनाया गया था, इसमें बोला गया था कि हम बनाएंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसके रिलेटेड ही हर साल जो समिट होती है, जिसको कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, वो इसी के अंडर होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये कहाँ पर इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया था? इसी कॉन्फ्रेंस में, रियो समिट में, ये आप याद रखना। उसी तरह एक ही डिजर्टिफिकेशन को, देखो हमारे जो अच्छे एरियाज हैं, जो फर्टाइल एरियाज हैं, वो डेजर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। उसको रोकने के लिए एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, उसको भी यहीं पर 1992 की रियो समिट में अडॉप्ट किया गया था। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पर आई थी, एजेंडा 21, एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी थे, एक UNFCCC और UNCCD, ये आपने याद रखना। उससे पहले इन्वायरमेंट रिलेटेड एक और कन्वेंशन आपने याद रखनी है। सबसे पहली कन्वेंशन इन्वायरमेंट रिलेटेड थी स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। कौन सी? स्टॉकहोम कन्वेंशन। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी, ये हुई थी 1972 में, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट 1992 वाली है, रियो वाली, ब्राजील में, जेनेरियो वाली, ठीक है, रियो डी जेनेरियो वाली। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 कहां पर है? स्टॉकहोम में। तो ये दो चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखो ये चीजें अभी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं,
ये चीज़ें ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ी हुई हैं, तो मैं इसीलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलता, हार्ड वर्क नो डाउट जरूरी है, बट स्मार्ट भी काम करना चाहिए। हम एमसीक्यूज देखते हैं एग्जाम में, इनमें से मैक्सिमम पीवाईक्यूज होते हैं, उसके साथ साथ रिलेटेड सभी एस्पेक्ट कवर करते हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म में याद भी रहता है। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड लेक्चर्स पढ़े हैं उनको जरूर देखें, सारा इन्वायरमेंट वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर नॉट इन IUCN क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। देखो IUCN लिस्ट बनाता है ना, रेड लिस्ट जिसे कहते हैं, रेड डेटा बुक जिसे आप कहते हो, उसमें क्या होता है कि बताया जाता है कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट है, वल्नरेबल है वगैरह वगैरह, ठीक है। IUCN निकालता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसमें से वो 7 कैटेगरीज होती हैं उनकी, इसमें से कौन सी कैटेगरी नहीं होती, हार्मफुल, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल या इंडेंजर। तो हार्मफुल कोई कैटेगरी नहीं है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? सबसे पहले कोई एक स्पीशीज होगी जिसका डाटा कम होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाटा डेफिशिएंट, ठीक है, उसका डेटा ही नहीं है हमारे पास। उसके बाद लीस्ट कंसर्न, मतलब वो इतना कंसर्न नहीं है, उसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो वो लीस्ट कंसर्न में आ जाता है। नेक्स्ट इज नियर थ्रेटन, मतलब धीरे धीरे अब थ्रेटनिंग की तरफ जा रही है। सेकंड इज वल्नरेबल, वल्नरेबल तो मतलब अब थ्रेटनिंग के पे है, अभी हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अच्छे से। उसके बाद एंडेंजर्ड हो जाती है, एंडेंजर मतलब खतरे के निशान पे है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जो अब एक्सटिंक्शन की ओर जा रही है और एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाती है, पहले एक्सटिंक्ट होती है वाइल्ड में, क्योंकि पहले जंगल में कोई स्पीशीज खत्म हो जाती है, बट क्या करते हैं लोग कुछ रख लेते हैं अपने घरों में या कहीं कैप्टिव एरिया में, हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उससे पहले एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और फिर टोटली एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो ये 7 कैटेगरी है, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। तो ये 7 कैटेगरी IUCN जो है वो यूज करता है, आपने याद रखना है। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है, और ये भी पूछ सकता है कोई एक स्पीशीज दे देगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन, वो दे देगा, ठीक है। उसको पूछ लेगा, आपको उसका IUCN स्टेटस बताना है। जैसे हैंगुल का पूछ ले, आप JNK के कुछ इंपॉर्टेंस जरूर देख लेना, और जो न्यूज में होते हैं वो भी जरूर देख लें। और मैं भी एक सेशन जरूर लाऊंगा जिसमें मैं ये एस्पेक्ट जो करंट के रिलेटेड इन्वायरमेंट का होगा वो भी कवर कर दूंगा एग्जाम से इमीडिएट पहले। WWF की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? वेब वर्ल्ड वाइड फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वेब फेडरेशन। तो इसका आंसर है वर्ल्ड वेब वाइल्ड लाइफ फंड, जो है WWF की फुल फॉर्म है। अब एग्जाम में ये फुल फॉर्म तो इतना पूछने के चांसेस नहीं है, बट पूछ क्या सकता है कि ये क्या है। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल NGO है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल में, ठीक है। और सबसे बड़ी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो WWF ही है, आपने याद रखना, ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसका काम क्या है? प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, कि ह्यूमन का जो इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट में उसको क्या करना है, कम करना है, यही इसका मेन फंडा है। ये चीज आपने याद रखनी है। WWF इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड विद साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। मैंने अभी आपको बता दिया, केरला में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। केरला की पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में कोई एक प्रोजेक्ट था, उसके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था, एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, साइलेंट वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको काटा जा रहा था, ठीक है। ये चीज आपने याद है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इससे पहले भी इन्वायरमेंट के बहुत सारे लेक्चर लिए हैं मैंने, उनको भी आप देख सकते हो। JKSSB के एग्जाम्स की या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको MCQ दिए जाते हैं, PDF भी हम वहीं पर शेयर करते हैं, डेली न्यूज़पेपर भी आपको मिलता है, और एडिशनल मुझे कोई इंपॉर्टेंट करंट मिलता है तो मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जल्दी हम आपके लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। जब कोई एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी ना, तो 5 से 6 मॉक आपको दिए जाएंगे, वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता देंगे। देखो, उन मॉक को इस तरह से फ्रेम किया जाएगा कि अगर आपको 5 मॉक प्रोवाइड किए जाएंगे ना, उन 5 मॉक्स में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पूरा सिलेबस एक तरह से आप रिवाइज करोगे और टाइमली 2 घंटे में पेपर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आपको पेपर को किस तरह से कंडक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।